Hello, student. Welcome you all in the third part of the fourth chapter, that is economic development. We had covered mixed economy, public sector, private sector, joint sector, also 5 year plans. What was the fundamental principle of 5 year planning, goals behind the plan, first 5 year plan, second 5 year plan, and third 5 year plan. So, in this today's video, we will look at next 5 year plans. So we are starting with the fourth 5 year plan, that is from 1969 to 1974. The intention behind setting the goal of this plan were that India should become self-reliant, government should develop the basic industries, increase the speed of economic development, and pay attention to establishing a socialist pattern of society. So फोर्थ 5 year प्लान में जो मेन एरियाज थे वो कौन से थे कि इंडिया एक सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, मतलब आत्मनिर्भर होना चाहिए। जो भी होगा इंडिया का, जो भी प्रोडक्शन वगैरह होगा, जो भी कंजम्पशन होगा, वो इंडिया से ही होगा, ऐसा एम था। गवर्नमेंट शुड डेवलप बेसिक इंडस्ट्रीज, इंक्रीज द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पे अटेंशन टू इस्टेब्लिशिंग अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। और जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्हें क्या करना था, बेसिक इंडस्ट्री उनको डेवलप करना था, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रही थी उसको थोड़ा सा बूस्ट करना था, और जो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी है, सामाजिक, ठीक है, लोगों के प्रति जो व्यवहार है एक दूसरे के प्रति, उसको थोड़ा सा वहाँ पर एक दूसरे के साथ जो भी प्रैक्टिसेस हम करते हैं वो शेयर करने का वहाँ पर मौका दिया जाए, ऐसा एम था। सो 40 मेजर बैंक्स जो थे उनको नेशनलाइज किया गया था, ठीक है। इससे पहले नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक नहीं हुआ था, तो जो मेजर बैंक्स थे उनका क्या किया गया है, नेशनलाइजेशन किया था। द प्लान did not succeed as expected. The economy had bear the burden of the Bangladesh war. The expenditure over the refugee had to be borne as well. The Indian economy suffered due to the pay rise of government and railway servants and rise in the price of petrol in the international market. So हमें तो ये पता है कि हमने पिछले चैप्टर में सेकेंड लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमने बांग्लादेश के साथ, मतलब जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था सबसे पहले, ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ मतलब एक्चुअली वो बांग्लादेश नहीं था, हमने पाकिस्तान के साथ वॉर किया था बांग्लादेश में जाकर, ठीक है। सो हमने बांग्लादेश को क्या किया, इंडिपेंडेंस दिया था, किससे, पाकिस्तान से। तो बांग्लादेश को हमने अलग किया था। जो बांग्लादेश की मांग थी कि उन्हें पाकिस्तान के अंडर नहीं रहना, उनको खुद का गवर्नमेंट चलाना था, तो इसलिए इंडिया ने बांग्लादेश को हेल्प की और पाकिस्तान को वहाँ से हरा दिया था, ठीक है। तो उससे क्या था, उस वॉर से क्या हुआ था, हमें थोड़ा सा खर्चा आ गया था, एक्सपेंडिचर, ठीक है। और उनके जो कोई लोग थे वो जो बांग्लादेश से भागकर इंडिया में आए थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान का रूल चल रहा था, तो पाकिस्तान जिस तरह से उन्हें ट्रीट करेगी उस तरह से उन्हें रहना पड़ रहा था। सो लोग वहाँ से थोड़ा सा घर डर गए थे, घबरा गए थे, तो वो बांग्लादेश से भाग कर आए जो हमारा वेस्ट बंगाल है उस एरिया में, ठीक है, ऐसे एरिया में आके सेटल डाउन हुए, तो उन्हें रेफ्यूजीज़ कहा जाता है, ठीक है। तो उनका जो खर्चा था वो भी अभी इंडिया के ऊपर, मतलब जो प्रॉब्लम तो हमने इशू फेस कर रहे थे उससे साथ जो भी ये वॉर हुआ चाइना के साथ या फिर बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो उस वॉर से क्या हुआ था, हमें एक्सपेंडिचर, मतलब हमारे पास हमारे ऊपर खर्चा हो गया था, ठीक है, हमने ज़्यादा पैसा डिफेंस में खर्च कर लिया था। सो इसी की वजह से क्या होता था, तो जो फोर्थ 5 year प्लान था वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, ठीक है। द इंडियन इकोनॉमी सफ़र ड्यू टू द पे rise of government and railway servants and rise in the price of petrol in the international market। तो इंटरनेशनल रिलेशंस भी वहाँ पर थोड़े से हमारे डगमगा गए थे, ठीक है। तो पेट्रोल के जो प्राइजेस थे वो भी वहाँ पर बढ़ गए थे। अभी फिफ्थ 5 year प्लान के बारे में देखें तो फिफ्थ 5 year प्लान कहाँ से था, 1974 टू 1979, ठीक है, 5 year का स्पैन था। उस 5 year के स्पैन में क्या किया था, इन दिस प्लान वॉज डिजाइन विद द गोल ऑफ मेकिंग इंडियन इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बाय अलिविएटिंग पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टी मतलब गरीबी, अलिविएटिंग पॉवर्टी मीन्स गरीबी को दूर करना या फिर कम करना, ठीक है। तो फिफ्थ 5 year प्लान ने हमने किस एरिया पर फोकस किया था,
जो पॉवर्टी थी, हमारी गरीबी थी, उसको कम करने का प्रयास किया था। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्रीज द नेशनल इनकम, मेक लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल। ठीक है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय उत्पन्न था, वो बढ़ाना था। एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार का मतलब लार्ज स्केल में उनको अवेलेबल कराना था। एजुकेशन को बढ़ावा देना था। फूड और ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, जो न्यूट्रिशियस फूड है और ड्रिंकिंग वाटर है, उसके ऊपर उन्होंने काम किया। फिर टू मेक फैसिलिटीज़ ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल इन रूरल एरियाज, जो ग्रामीण भाग है, गांव खेड़े है, ठीक है, उस जगह पर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का काम किया। टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, जो बेसिक कम्युनिकेशन जो होते थे पहले, हर जगह पर टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, सो कम्युनिकेशन बेटर होने के लिए टेलीफोन्स वगैरह सेटअप किए गए। टेलीफोन बूथ, जैसे अभी तो नहीं होता, अभी सबके पास मोबाइल है, पहले टेलीफोन बूथ था, ठीक है, तो वो सर्विस प्रोवाइड किया गए थे। इलेक्ट्रिसिटी भी अभी भी अब 2020 में अभी तक हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाई है, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है हर गांव में या फिर हर जगह पर, वो 5th 5 ईयर प्लान से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम ऑन वाइड स्केल, ठीक है, जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स होते हैं उनको भी इम्प्लीमेंटेशन करना था। ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फिर एक बार मतलब हमको हमेशा देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हर 5 ईयर प्लान में आता ही आता है, ठीक है, क्योंकि वो फील्ड ही ऐसी है कि जैसे पॉपुलेशन ग्रो करता है तो फिर एग्रीकल्चर का जो बर्डन है प्रोडक्शन का वो बढ़ जाता है, इसलिए हर 5 ईयर प्लान में उसके ऊपर काम किया जाता था। नेक्स्ट है परचेस फूड ग्रेन्स एंड अदर लाइफ sustaining goods by monopoly purchase and make them available to the poor at reasonable price through the public distribution system। तो यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे PDS कहा जाता है। सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब क्या, जो रेशनिंग कार्ड होता है हमारे हर एक के पास, ठीक है, तो रेशनिंग कार्ड से हमें रेशनिंग जो शॉप होते हैं, रेशनिंग दुकान, ठीक है, गवर्नमेंट के रेशनिंग दुकान होते हैं, वहाँ पर हमें सस्ते दामों में क्या अनाज उपलब्ध होता है, ठीक है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो वहाँ से क्या किया जाता है कि जो मोनोपोली होती है, मतलब वर्चस्व होता है, ठीक है, जो धान पर वगैरह, तो उसको वहाँ पर कम करके जो गरीब लोग हैं उन्होंने उनको कम से कम दरों में जो भी ग्रेन्स वगैरह है, ठीक है, बेसिक नीड्स राइस वगैरह, वीट वगैरह, ठीक है, तो उसको उनको एकदम कम से कम प्राइस में उनको वो दिया जाता है। अभी 5th ईयर प्लान में और एक हुआ था कि ड्यूरिंग द 5th ईयर प्लान इट वाज नॉट पॉसिबल टू अचीव द गोल ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। तो जो बेसिक गोल था ना, मतलब गरीबी दूर करना और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, तो वो जो गोल थे वो पूरे नहीं हो पाए थे। इन 1977 जनरल इलेक्शन द कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड। तो ऐसा क्यों हुआ था, उसके पीछे का रीज़न इस पैराग्राफ में दिया है। 1977 में क्या हुआ, जनरल इलेक्शंस हुए, ठीक है, जैसे इलेक्शंस होते हैं हर साल, हर 5 साल बाद, वैसे 1977 में भी जनरल इलेक्शंस हुए और वहाँ पर क्या, कांग्रेस पार्टी जो थी वो हार गई और जनता पार्टी, जो आज की BJP हम कहते हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, सो वो जनता पार्टी पावर में आ गई, तो उनकी गवर्नमेंट बन गई। लेकिन जो न्यू गवर्नमेंट थी वो उन्होंने फिफ्थ जो 5 ईयर प्लान था ना, उसे उन्हें एंड कर दिया है मार्च 1978 में, और उन्होंने नया प्लान लाया जिसका नाम था रोलिंग प्लान, ठीक है, जो वो रोलिंग प्लान था वो अप्रैल 1978 से लागू करवा दिया, लेकिन वो फेल हो गया। और 1980 में फिर एक बार जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हुए लोकसभा के, और जिसमें कांग्रेस पार्टी जीत गई, और कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार क्या किया, जो जनता पार्टी का रोलिंग प्लान था उसको खारिज करके फिर एक बार 5 ईयर प्लान्स जो थे उसको इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। तो ऐसे इलेक्शंस की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आ गई थी 5th ईयर प्लान में। तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 5th ईयर जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं उसमें कौन से एरिया में फोकस किया है वो इम्पोर्टेंट है। 6 5 ईयर प्लान्स जो 1980 से 1985 तक था। दिस प्लान वॉज स्ट्रेस अपॉन एलिविएशन ऑफ द पॉवर्टी एंड एम्पावरमेंट जनरेशन। तो इस प्लान में भी क्या किया था, जो गरीबी जो था, गरीबी दूर करना, ठीक है,
और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो काम था उसका स्ट्रेस बढ़ गया था, क्योंकि वो लास्ट मतलब 5th 5 ईयर प्लान में नहीं हो पाया था, इसलिए उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया था 6th 5 ईयर प्लान में। तो इस 6th 5 ईयर प्लान के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे? सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द ग्रोथ रेट इन इकोनॉमी, ठीक है। सिग्निफिकेंटली ग्रोथ करना था हमें, सॉरी इंक्रीज करनी थी जो ग्रोथ रेट होती है, ठीक है। जैसे इकोनॉमी बढ़ते जाती है तो उन्हें सिग्निफिकेंटली मतलब एक वैशिष्ट्यपूर्ण परिस्थिति में उनको इंक्रीज करना था। रिड्यूस द रेट ऑफ पॉवर्टी, जो भी गरीबी थी उसे कम करना है। देखो हमेशा पॉवर्टी का, एग्रीकल्चर का ये और इकोनॉमी का, ये 3 पॉइंट हमें हर 5 साल के मतलब हर 5 ईयर प्लान में हमें मिलते ही है। रेट ऑफ पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, जो रोज़गार था उसे भी कम करना था, मतलब बेरोज़गारी कम करना था, ठीक है। शेप एंड इम्प्लीमेंट अ पॉपुलेशन पॉलिसी सो दैट पीपल एडॉप्टेड अ स्मॉल फैमिली नॉर्म वॉलेंटरली, ठीक है। मतलब फैमिली प्लानिंग का मतलब पॉपुलेशन जो था उसको कम करने के लिए फैमिली प्लानिंग का एक नया कंसेप्ट रखा गया था लोगों के सामने, सो दैट कि लोग खुद से उसमें सहभाग करें, और जो पॉपुलेशन जो हमारी ग्रो कर रही थी फटाफट, तो उसे वहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल करने का ट्राई किया था। एंड दस कीप द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, तो इसी से क्या करना चाहते थे वो, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो 6th 5 ईयर प्लान में जो प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए थे उसके बारे में देखेंगे। प्रोग्राम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू के लिए पढ़ लेना है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड NREP, और सलीम स्टील प्लांट। तो ये 4 प्रोग्राम्स थे जो 6th 5 ईयर प्लान के अंडर इम्प्लीमेंट किए गए थे। अभी 7th 5 ईयर प्लान था वो 1985 टू 1990 तक था। दिस प्लान लेड स्ट्रेस ऑन फूड एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? डेवलपमेंट, modernization, self-reliance, social justice, improving the technique of production to achieve an yearly increase in national income of 5% and increase food grain production, ठीक है। तो यहाँ पर 7th 5 ईयर प्लान था, उसमें डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन ये 2 नए एरियाज थे जिसके ऊपर फोकस किया गया। और जो इम्प्रूविंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जो भी हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस होते या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होते थे उसमें क्या किया था, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऐड करके उसे थोड़ा सा क्या किया, उसमें से जो मतलब घाटा होता था उसे कम करके जो फ़ायदा है वो बढ़ाने का ट्राई किया था, ठीक है। सो ऐसे टेक्निक्स वगैरह होते हैं तो उसे यूज़ करके प्रोडक्शन इम्प्रूव करना था बस। और जो ईयरली नेशनल इनकम था हमारा, हर साल का जो नेशनल इनकम राष्ट्रीय उत्पन्न होता है वो 5% से बढ़ाने के लिए भी वहाँ पर प्रयास किया गया था। इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है, वहाँ सेम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी वहाँ पर बढ़ाने का हर 5 ईयर प्लान में आता ही आता है। सो वहाँ पर भी कुछ प्रोग्राम्स थे 7th 5 ईयर में। जवाहर रोजगार योजना, इंडिया आवास योजना, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना है वैसे ही इंडिया आवास योजना था। स्कीम ऑफ 10 लाख वेल्स, द 7th प्लान वर प्रूव टू बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो 7th प्लान जो था 5 ईयर प्लान 7 नंबर का, वो इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसमें ज़्यादा हुआ था इसीलिए, ठीक है। अभी 8 5 ईयर प्लान देखेंगे। 8 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था 1992 से 1997 तक। सो दिस प्लान गेव अ लॉट ऑफ स्कोप टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो 8 5 ईयर प्लान में क्या होता, प्राइवेट जो सेक्टर था, हमने देखा है प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का काम किया था 8 5 ईयर प्लान में। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसके फीचर्स क्या थे? टू मेंटेन अ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम बाय 6.5%। जो 7th 5 ईयर प्लान में क्या था, नेशनल इनकम हमारा 5% से बढ़ाना था, तो यहाँ पर 6.5% से बढ़ाना था। टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, सेम कैरी फॉरवर्ड है। टू एनकरेज द प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेम वही रिलेटेड है, ठीक है, पॉपुलेशन से ही रिलेटेड पॉइंट है। टू रिमूव द इलिटरेसी बाय एक्सपांशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, मतलब प्राथमिक शिक्षण,
ठीक है, 4th स्टैंडर्ड तक जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। देखो, प्राथमिक शिक्षण का एक मैं पॉइंट यहाँ पर बता देता हूँ कि 1 किलोमीटर एरिया में, ठीक है, आपकी एज अगर आपको अगर 4th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन लेना है तो आपका जो स्कूल होगा वो 1 किलोमीटर एरिया के अंडर होना चाहिए। उसी को हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब आप कोई भी एजुकेशन 4th स्टैंडर्ड तक अगर 1 किलोमीटर रेडियस के डायमीटर के अंदर अगर आप ले रहे हो सो वो प्राइमरी एजुकेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल प्राइमरी एजुकेशन जो 4th स्टैंडर्ड से लेके अभी 5th स्टैंडर्ड तक किया गया है। ठीक है, रिसेंटली एक नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें 4th स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड तक उसको शिफ्ट किया है। मतलब आप 5th स्टैंडर्ड तक का जो भी प्राइमरी एजुकेशन है वो आपके 1 किलोमीटर एरिया में आप कर सकते हो। तो जो 8 5 ईयर प्लान था उसमें भी प्रोग्राम से प्रधानमंत्री रोजगार योजना, महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहाय्य योजना, मिड डे मील स्कीम, ठीक है, जो मध्याह्न भोजन जिसे कहते हैं, मतलब स्कूल में आपको रिसेस होता है आपका, तो अभी उसमें आपको जो मील मिलता है, जो खाना मिलता है, ठीक है, वो भी स्कीम 8 ईयर प्लान से आई है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, इंदिरा महिला स्कीम और गंगा कल्याण स्कीम। ठीक है, तो ऐसे स्कीम्स और योजना प्रोग्राम्स वगैरह 8 ईयर प्लान में किए गए थे। अभी 9th 5 ईयर प्लान जो है वो देखेंगे। सॉरी, यहाँ पर एक पॉइंट रह गया। ड्यूरिंग द 8th प्लान द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ग्रू। ठीक है, तो 8 ईयर प्लान जो था, सॉरी 8 5 ईयर प्लान जो था 8 नंबर का, उसमें क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर ग्रो किया था। दिस प्लान इज रिफ्लेक्शन ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड फ्री मार्केट पॉलिसी अडॉप्टेड इन 1991। सो ये दौर ऐसा था कि यहाँ पर हमें लिबरलाइजेशन और हमारी जो इंडिया की मार्केट थी वो ग्लोबल के लिए ओपन करने ज़रूरी थी। अगर ऐसा हम नहीं करते तो इंडिया की जो इकोनॉमी होती है वो फॉल डाउन हो जाती और बहुत ही प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ते। तो हमने लिबरलाइजेशन का वहाँ पर, ग्लोबलाइजेशन का वहाँ पर और लिबरलाइजेशन का हमने वहाँ पर स्वीकार किया था। ठीक है, जो मनमोहन सिंह हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने ये प्रोग्राम लाया था कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन भी। अगर ये तीनों चीज़ें हम नहीं करते, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, तो इंडिया की इकोनॉमी 101% फॉल डाउन करती। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर आपको पता चलेगा कि लिबरलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है और प्राइवेटाइजेशन क्या है। ठीक है, तो अभी 9th 5 ईयर प्लान में देखेंगे 1997 से लेकर 2002 तक। तो इस प्लान में क्या फोकस किया था, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट पे यहाँ पर फोकस किया था। ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, क्रिएट हेल्दी कंपटीशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो फर्स्ट क्या था, टू इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, जो हमारी सेम वही, जो भी हम जिस स्पीड से हम इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही थी उसको थोड़ा सा बढ़ावा देने का काम किया। क्रिएट हेल्दी कंपटीशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं, जो बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं, हाईवेज होते हैं, टनल्स होते हैं, ठीक है, रोडवेज होते हैं, रेलवेज होते हैं, हम एयरपोर्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, जो ये सब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, गिव अ न्यू डायरेक्शन इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर इंश्योरिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो 9th 5 ईयर प्लान था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में लोग करें, तो वो किस में, कौन से प्लान में थे, 9th 5 ईयर प्लान में था। यहाँ पर भी कुछ स्कीम्स है, जैसे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी, राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, सो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपने न्यूज़ में देख पढ़ा होगा, कभी कभी देखा भी होगा न्यूज़ में। ठीक है, ये अंत्योदय अन्न योजना क्या है ये बता देता हूँ कि जो हमारे अंत्योदय मतलब एकदम लास्ट
ऐसा कोई भी सिटीज़न नहीं होगा जिसे फूड नहीं मिलता होगा। तो ये एक स्कीम अभी भी चल रही है अंत्योदय की, ठीक है। मतलब पूरी नहीं हो पाई है लेकिन चल रही है कि जो हर एक सिटीज़न है हमारे इंडिया का उसे खाना मिले, ठीक है। तो ये अंत्योदय योजना है। In this plan, the progress of the communication system and service sector was achieved as per the expectation. तो हमारे जो एक्सपेक्टेशन थी किसमें, कम्युनिकेशन सिस्टम में और सर्विस सेक्टर में, ठीक है। सर्विस सेक्टर मतलब सेवा सेक्टर होता है, ठीक है। तो उसमें जो हमारी प्रोग्रेस थी वो एकदम एक्सपेक्टेबल होती, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी के प्रकार वो हो चुके हैं। देयर वॉज अ ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। अभी हम तो ये 5 ईयर प्लान हमने देख लिया। तो यहाँ पर हमें 5 ईयर प्लान का पूरा टॉपिक कवर हो रहा है। अभी हम देखेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री, बैंकिंग वाज अ मोनोपोली ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर जो थे उसके ऊपर क्या था कि प्राइवेट जो बैंक्स थे, ठीक है, उनकी मोनोपोली थी, ठीक है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने क्या किया, दिस बैंक्स रिप्रेजेंटेड डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स। तो ये बैंक्स जो थे वो क्या थे, इंडस्ट्रियल ग्रुप से रिप्रेजेंट करते थे। मतलब जो भी इंडस्ट्री होगी, ठीक है, कोई भी कॉटन इंडस्ट्री होगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होगी, मेडिकल इंडस्ट्री होगी, ठीक है, हर एक इंडस्ट्री के अपनी अपनी बैंक थी, ठीक है। तो वो इंडस्ट्री के लिए ही वो बैंक काम करती थी। सो इससे क्या होता था, करप्शन के चांसेस ज़्यादा होते थे। द डायरेक्टर ऑफ दिस बैंक्स वर वर्किंग टूवर्ड डेवलपिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट। जो डायरेक्टर थे इन बैंक्स के, ठीक है, डायरेक्टर जो है, हर एक बैंक का एक डायरेक्टर होता है, वो डायरेक्ट करता है कि बैंक को किस दिशा में काम करना है। तो वो क्या करते थे, वो ऐसे उनके इंडस्ट्री को ही लोन दे देते कम इंटरेस्ट पर, ठीक है। और दूसरे अगर कंपनी आए उनके पास लोन के लिए, तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट वो लगाते थे और उनके खुद की जो इंडस्ट्री उनको बहुत ही रिजनेबल रेट में इंटरेस्ट प्रोवाइड करते थे। इससे क्या होता था, करप्शन के चांसेस बढ़ जाते थे। और जो अदर इंडस्ट्रीज़ है वो मतलब क्या होता है, वो स्पेसिफिकली वो ग्रो नहीं कर पाते थे। और जो भी प्रॉफिट जो होता था वो बैंक्स को होता था, उस इंडस्ट्री को ही हो जाता था। तो इसको स्टॉप करने के लिए क्या किया, जो इम्पेरियल जो गवर्नमेंट नेशनलाइज इम्पेरियल बैंक इन 1955। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इम्पेरियल बैंक था उनको 1955 में सॉरी क्या किया, उनको नेशनलाइज किया, ठीक है, राष्ट्रीय बैंक का दर्जा दे दिया। और उसका नाम रखा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम सबको पता है, वेल नोन बैंक है। तो उसी को नेशनलाइज किया है। उसका पहला नाम था इम्पेरियल बैंक इन 1955 में। दिस बैंक ओपन सेवरल ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री इन शॉर्ट वाइल एंड प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट। तो जैसे ही इस ये गवर्नमेंट बैंक थी, सॉरी जो इम्पेरियल बैंक थी उसको नेशनलाइज किया गया, तो उसने जल्द ही क्या किया, कंट्री में अलग अलग जगह पर उसके ब्रांचेस ओपन कर दिए और मेजर रोल प्ले किया डेवलपमेंट ने उन्होंने, ठीक है। अभी बैकग्राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण का बैकग्राउंड क्या था। इंडिया हैड एडॉप्टेड अ मिक्स इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि मिक्स इकोनॉमी क्या थी और इंडिया ने ये अडॉप्ट की थी। सो नेशनलाइजेशन ऑफ अ बैंक वाज एसेंशियल टू कवर द डेफिसिट। डेफिसिट मतलब जो घाटा होता है ना हमें, ठीक है, एक होता है फ़ायदा और एक होता है घाटा। तो डेफिसिट जो होता है वो मतलब घाटा है। तो हमारा जो घाटा था उसको कवर करने के लिए हमें नेशनलाइजेशन करना ज़रूरी था बैंक का। इफ़ दे अकर वाइल इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट स्कीम्स, तो हमें वो घाटा कवर करके हम अलग अलग स्कीम्स भी वहाँ पर जनरेट कर सकते थे, इसलिए नेशनलाइजेशन वहाँ पर इम्पोर्टेंट था। ऑल्सो द प्रॉफिट ऑफ दिस बैंक्स वुड कम इनटू प्रोग्राम इन गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो जो भी प्रॉफिट होता था उस बैंक को, वो क्या हो जाता, वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में, मतलब गवर्नमेंट का जो खजीना होता है, खजीना नहीं होता एक्चुअली, लेकिन जो भी प्रॉफिट होता था वो गवर्नमेंट को मिल जाता था, ठीक है। वंस दे वर नेशनलाइज, ओके, जब वो नेशनलाइज हो गए, जो बैंक थे वो नेशनलाइज होने के बाद की ये सब बातें चल रही। Along with this, the policy of developing small industry and pharmaceutical industry had to be implemented. Lal Bahadur Shastri undertook the experiment of a green revolution in order to overcome food shortage and drought. तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये हमने सेकंड चैप्टर में हमने ये देखा है, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का रेफरेंस, ठीक है।
और जो हमारे फूड शॉर्टेज था और जो ड्रॉट था, दुष्काल वगैरह था, उसको कम करने के लिए हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया था। तो उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन और लाल बहादुर शास्त्री, ये आपको इम्पोर्टेंट नाम है। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, कांग्रेस फोरम ऑफ सोशलिस्ट एक्शन, अ ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी इंस्पायर्ड बाय द सोशलिस्ट आइडिया, ठीक है, मेड अ डिमांड फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक्स भी थे उनकी भी नेशनलाइजेशन करना चाहिए, ऐसा एक ग्रुप था कांग्रेस का, ठीक है। तो वो एक डिमांड कर रही थी कि जो कमर्शियल बैंक्स थी उनको भी हमें नेशनलाइज करना चाहिए, जिससे हमारा फ़ायदा हो सके। इवन द कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्टेड दिस डिमांड। जो कम्युनिस्ट पार्टी थे, ठीक है, उन्होंने भी इस डिमांड को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। अभी 20 पॉइंट प्रोग्राम है, उसके बारे में देखेंगे और आज का लेक्चर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम था, वो किन्होंने लाया था? तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने 20 पॉइंट प्रोग्राम लाया था। अभी वो कभी अनाउंस किया गया था? 1 जुलाई ऑफ 1975, ठीक है। 1975 में 1 जुलाई प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने 20 पॉइंट प्रोग्राम को अनाउंस किया था। एंड रिजॉल्व टू मेक एफर्ट टूवर्ड रैपिडली बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन। और इसके जो मेन 5 पॉइंट्स है 20 पॉइंट प्रोग्राम के, वो फर्स्ट पॉइंट है कि लैंड सेलिंग फॉर सिटीज़ एंड एग्रीकल्चर, लैंड सीलिंग फॉर सिटीज़ एंड एग्रीकल्चर लैंड, मतलब सिटी और एग्रीकल्चर लैंड के लिए एक जो लैंड होता है तो वो लैंड अवेलेबल करके देना, और जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पर सिटी नहीं डेवलप करेंगे, और जो सिटीज़ है वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ऐसे बाउंड्रीज दोनों के बीच में वहाँ पर दी गई थी। इक्वल डिवीजन ऑफ वेल्थ, ठीक है, जो वेल्थ था हमारा उसका इक्वल डिवीजन किया गया था। मिनिमम वेज फॉर द वर्कर, मतलब जो लोग काम करते थे 8 घंटे 10 घंटे, तो उनको मिनिमम उतना तो उनको मतलब 100 रुपीज़ पर डे, 200 रुपीज़ पर डे, इतना मिनिमम वेज, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, पगार, ठीक है, वो सैलरी हम कह सकते हैं। सैलरी तो मंथली होते हैं, लेकिन डेली सैलरी जो होगी तो वो उनको एटलीस्ट उतना तो मिलना चाहिए। तो ये 20 पॉइंट प्रोग्राम में इंक्लूड किए थे। इंक्रीजिंग वाटर कंजर्वेशन स्कीम, तो वाटर कंजर्वेशन के जो स्कीम थे, वाटर पानी बचाने के लिए, वो भी वहाँ पर किए गए थे। सेकेंड है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री नेशनल ट्रेनिंग स्कीम, फ्रीइंग बाउंडेड लेबर, ठीक है। तो जो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट फोकस करता है लेबर्स और वर्कर्स के, तो वर्कर्स जो उनके इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ट्राई किया। और जो नेशनल ट्रेनिंग स्कीम है, मतलब उससे क्या होता था कि लोगों को जो स्किल्स है वो लोग डेवलप कर पाते थे, ठीक है। अगर किसी को, अगर समझ लो कोई एक पर्टिकुलर समझो एक माटी का घड़ा बना रहा है, ठीक है, मिट्टी का घड़ा बना रहा है अगर, और उस घड़ा बनाने के बाद मतलब वो कुम्हार है, ठीक है, तो वो मिट्टी का घड़ा बनाता है। अब तक वो घड़ा बना रहा था, लेकिन जो नेशनल ट्रेनिंग स्कीम थे, ऐसे स्किल डेवलपमेंट की स्कीम थे, उसके अंडर अगर वो पार्टिसिपेट करते तो उससे क्या होता था, उनको उनके ही फील्ड में थोड़े थोड़े स्किल्स सीख कर उनका जो प्रोडक्शन था उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, या फिर उनके जो बनाए गए प्रोडक्ट है उनको मार्केट में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में वो कैसे कमा सके, ऐसे उन्हें वहाँ पर थोड़ा सा उनको एजुकेशन दिया जाता था। थर्ड पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इन्वेशन और इकोनॉमिक क्राइम्स एंड स्मगलिंग। जो टैक्स था, जो लोग टैक्स की चोरी करते, टैक्स की चोरी इन द सेंस क्या कहते हैं कि लोगों का इनकम होता है, कोई कोई लोगों का 1 करोड़ 2 करोड़ एनुअल इनकम होता है साल का, लेकिन उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, उस टैक्स से वो टैक्स किसको, गवर्नमेंट को 30% 20% टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आपको अब 1 करोड़ रुपीज़ आप अगर कमा रहे हो तो उसके 20 to 30% मतलब 20 से 30 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट को देने हैं। आपको अच्छा लगेगा कि 20 लाख और 30 लाख आप गवर्नमेंट को दो, और आपके पास सिर्फ 70 to 80 लाख रुपीज़ आपके पास बच रहे थे। तो लोग ये जो पैसा था जो टैक्स पे करना पड़ता था वो उसको बचाने की कोशिश करते थे लोग, कि वो टैक्स वो ना दे पाए, उसी को टैक्स की चोरी कहते हैं। तो वो भी 20 पॉइंट प्रोग्राम में इंक्लूड किया था कि लोग टैक्स पे करें, ठीक है, ना कि खुद के पास रखें। और जो क्राइम्स थे, ठीक है,
वो भी, और स्मगलिंग होती है। स्मगलिंग तो पता है, तस्करी जिसे कहते हैं, जैसे कि हाथी का दांत होता है। सो हाथी का दांत इम्पोर्टेंट है, ऐसे लोगों का मानना है। तो वो लोग क्या करते हैं, हाथी को मारते थे, उसके दांत निकाल के थे और फिर उसका स्मगलिंग करके बेच देते थे, ब्लैक मार्केटिंग करके थे। ठीक है, ऐसा स्मगलिंग का एरिया रहता था। तो उसे भी वो जो क्राइम्स वगैरह थे स्मगलिंग का, तो उसे भी कम करने का वहाँ पर प्रयास किया गया था। फिर आगे आता है रेगुलेशन ऑफ अ प्राइस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़। जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, ठीक है, खाना पाने का जो सामान होता है, उसके बेसिक प्राइस एक सबके लिए समान होनी चाहिए, इसलिए उसको उसके ऊपर भी रेगुलेशंस लाए गए। इम्प्रूवमेंट्स इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैंने आपको बताया कि क्या होता है। ठीक है, जो रेशन कार्ड होता है, रेशन शॉप होते हैं, जिसमें हमें मतलब मिनिमम अमाउंट पे धान्य वगैरह मिलता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय डेवलपिंग हैंडलूम सेक्टर, वेविंग लोन्स फॉर वीकर सेक्शन, हाउसिंग, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, मेकिंग एजुकेशनल इक्विपमेंट अवेलेबल टू द स्कूल। ठीक है, तो ऐसे जो सेक्टर्स थे, ऐसे जो पॉइंट्स थे, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने काम किया। इसी को ही 20 पॉइंट प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये 5 पॉइंट्स और ये प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का नाम और वो कब इम्प्लीमेंट किया या फिर कब अनाउंस किया उसका नाम, इतने भी पॉइंट अगर आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। दिस इज अक्षित थोरात साइनिंग ऑफ।